नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन जलवायु के वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हमने जलवायु का जो सामान्य वर्गीकरण है वो देख लिया था। उसके बाद हम जलवायु का जो व्यक्तिगत वर्गीकरण है उसके बारे में देख रहे थे। अगर व्यक्तिगत वर्गीकरण की बात की जाए तो 3 लोगों ने राजस्थान की जलवायु का जो व्यक्तिगत वर्गीकरण किया है वो 3 लोगों के अनुसार हम पढ़ते हैं। उसमें से जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण था, कोपेन ने राजस्थान की जो जलवायु का वर्गीकरण किया है वो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं त्रिवार्था के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण और थॉर्नथवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। तो आज की क्लास में देखते हैं। अगर हम पहले त्रिवार्था के अनुसार राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण की अगर चर्चा करें तो हमने पहले भी देखा है कि जब भी व्यक्तिगत वर्गीकरण की बात आती है तो व्यक्तिगत वर्गीकरण में तीनों व्यक्तियों ने, हम राजस्थान में 3 व्यक्तियों के संदर्भ में देखते हैं, तो तीनों व्यक्तियों ने जलवायु का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया है। तो कोपेन ने भी 4 भाग में राजस्थान की जलवायु को बांटा है, त्रिवार्था ने भी 4 भागों में बांटा है और थॉर्नथवेट ने भी 4 भाग में बांटा है। कोपेन ने किस आधार पर बांटा था? कोपेन का मुख्य आधार था वनस्पति। अब वनस्पति जो है वो तापमान और वर्षा पे निर्भर रहती है, तो उसने आधार लिया था, मुख्य तो आधार वनस्पति था, उसके साथ ही तापमान और वर्षा को आधार मानकर राजस्थान की जो जलवायु है उसका वर्गीकरण किया था। अगर हम त्रिवार्था की बात करें तो त्रिवार्था ने भी 4 भागों में बांटा है, लेकिन त्रिवार्था ने किसको आधार मान जलवायु का वर्गीकरण किया है? तो त्रिवार्था ने मुख्यतः वर्षा के आधार पे राजस्थान की जो जलवायु है उसका 4 भागों में वर्गीकरण किया है। तो देखते हैं कौन कौन से 4 भागों में त्रिवार्था ने वर्गीकरण किया है। अगर आपको कोपेन का वर्गीकरण याद है, पहले हमने पढ़ लिया है कोपेन का वर्गीकरण, अगर आपको कोपेन का वर्गीकरण समझ में आ गया और याद है तो अपन आराम से कोपेन के वर्गीकरण से जो त्रिवार्था का वर्गीकरण है वो आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो, पहले कोपेन के वर्गीकरण पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो कोपेन का वर्गीकरण हम देख लेते हैं, उससे फिर हम त्रिवार्था का जो वर्गीकरण है वो निकालेंगे। कोपेन ने एक तो लिया था AW, स्मॉल w है, A बड़ा है, ठीक है। 2 B के भाग लिए थे, एक B के साथ W और एक B के साथ S, एक लिया था C के साथ W और G, ठीक है। अब BWH दोनों के साथ H आएगा क्योंकि गर्म मरुस्थल की बात हो रही है, और दोनों के साथ W इसने चारों के साथ लिया है, A के साथ भी W, BWH के साथ भी स्मॉल w, BSH के साथ भी स्मॉल w और CWG में भी स्मॉल w, यानी कि विंटर ड्राई, यानी यहाँ पे सर्दियाँ क्या हैं, शुष्क रहती हैं। और G गंगा के मैदान के तुल्य मैदान, यानी कि पूर्वी मैदान हो गया। S लिया था सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल के लिए, और W लिया था शुष्क मरुस्थल के लिए, और AW यानी सबसे ज्यादा बारिश वाला जो क्षेत्र है, अति आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है। तो कोपेन ने AW लिया था उष्ण कटिबंधीय आर्द्र अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। उसके बाद थोड़ा ऊपर चलते हैं तो क्या आता है, पूर्वी मैदान, उसको लिया था उपोष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश। तो ये वाला लिया था उपोष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश, ये वाला लिया था उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। उसके बाद थोड़ा ऊपर चलते हैं तो अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला आता है। तो S से क्या है, अर्ध शुष्क मरुस्थल, तो ये वाला लिया था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, और BWHW लिया था शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, ये वाला था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अब अगर इससे हम त्रिवार्था को जो जलवायु वर्गीकरण है उसको अगर देखें तो त्रिवार्था ने AW तो सेम रख लिया, ठीक है, और यहाँ पे BW और H, और इसको रखा है BSH, और इसको कर दिया CAW। अब कैसे ध्यान रखोगे, यहाँ पे W छोटा है, AW सेम लिया है, इसने क्षेत्र भी सेम लिए, जो विस्तार है वो भी सेम लिया है कि कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार है। तो AW तो सेम इसने कोपेन वाला ले लिया। BWH इसके लास्ट से इसने स्मॉल जो W है, यानी जो छोटा वाला W है, इसका मतलब हम लेते हैं विंटर ड्राई, यानी कि सर्दियां शुष्क, तो ये वाला इसने दोनों में से हटा दिया। इसने कहा कि जब B का मतलब भी आप मरुस्थली भाग ले रहे हो, तो मरुस्थली भाग में तो हमें पता है कि जो सर्दियां हैं वो शुष्क रहती हैं, तो दोबारा इसके साथ W लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसने दोनों जगह से यहाँ से क्या कर दिया, W हटा दिया, तो बच गया क्या, BWH और BSH।
तो ये ले लिए BWH और BSH, और तीसरा इसने CAW, यहाँ से G हटा के इसने क्या कर दिया CAW। अब इसने ये जो जलवायु प्रदेश लिए हैं ये वर्षा के आधार पे लिए। हमने देखा है कि त्रिवार्था ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है वो किसके आधार पे किया है, वर्षा के आधार पे। जब हम सामान्य वर्गीकरण पढ़ रहे थे तो हमने देखा था यहाँ पे जो AW वाला क्षेत्र क्या है, सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र, उसके बाद उससे कम वर्षा वाला क्षेत्र CAW वाला क्षेत्र, यानी कि ये पूर्वी मैदानी वाला भाग हो गया। उसके बाद अर्ध शुष्क वाला यानी कि BSH वाला क्षेत्र, और उसके बाद आता है शुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र यानी कि BWH, जो कि सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो ये मैप में देख लेते हैं, त्रिवार्था ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है उसको मैप में समझ लेते हैं। तो ये हमने देख लिया कि इसने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं वो 4 भाग, एक तो हो गया AW यानी सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र। तो ये भाग इसने कौन सा वाला लिया है, तो ये जो क्षेत्र है ये वाला नीचे वाला यानी कि हाड़ौती वाला क्षेत्र, और जो दक्षिण पूर्वी पठारी वाला क्षेत्र है तो ये इसने लिया है AW रीजन में, यानी कि AW क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र में। अगर औसत वर्षा की बात करें तो ये इसने यहाँ पे माना है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम सामान्य वर्गीकरण में देख रहे थे तब हमने देखा था कि जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है या दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है वहाँ पे एवरेज क्या था, यानी कि 80 से लेके 120 सेंटीमीटर वर्षा हमने देखी थी। अगर इसका औसत निकाला जाए 80 से लेके 120 का अगर औसत निकालें तो वो कितना आता है 100 सेंटीमीटर। तो त्रिवार्था ने इसी को औसत वर्षा लिया है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे ऊपर चलते हैं तो ये मैदानी वाला क्षेत्र आता है, इससे थोड़ी कम वर्षा वाला क्षेत्र, तो ये इसने लिया है CAW क्षेत्र। अगर यहाँ पे औसत वर्षा की बात करें तो जब हमने सामान्य वर्गीकरण देखा था तो हमने देखा था कि यहाँ पे 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगर इसका औसत लें तो है 70 सेंटीमीटर। तो त्रिवार्था ने इसकी औसत वर्षा क्या ली है 70 सेंटीमीटर। ये वाला क्षेत्र 70 सेंटीमीटर ले लिया, ये वाला हो गया AW क्षेत्र, ये वाला हो गया CAW क्षेत्र। उसके बाद ऊपर चलते हैं तो अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र आता है, तो ये वाला आ जाएगा B और S और H। तो ये वाला क्षेत्र क्या हो गया B, इसके साथ कैपिटल S यानी कि सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क वाला, और H। इस वाले क्षेत्र में हमने देखा था कि 20 से 40 सेंटीमीटर, सामान्य वर्गीकरण में क्या देखा था कि यहाँ पे 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो त्रिवार्था ने औसत वर्षा यहाँ पे कितनी ली है, त्रिवार्था ने यहाँ पे ली है, इसका अगर औसत देखें तो 30 सेंटीमीटर आता है। तो त्रिवार्था ने यहाँ पे ले लिया 30 सेंटीमीटर औसत वर्षा माना है, ठीक है। और ये वाला जो है पश्चिमी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा सूखा क्षेत्र है, इसको लिया है BWH। ये कौन से क्षेत्र में आ जाएगा, हमें पता है कि BW यानी कि एकदम शुष्क वाला क्षेत्र, तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा BWH जो कि सबसे ज्यादा सूखा वाला क्षेत्र है। तो अगर यहाँ की औसत वर्षा हमने देखी थी सामान्य वर्गीकरण में 0 से 20 सेंटीमीटर, तो त्रिवार्था ने इसका औसत ले लिया, इसका औसत क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 0 से 20 सेंटीमीटर का औसत क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे त्रिवार्था ने औसत वर्षा ली है 10 सेंटीमीटर। तो ये 4 क्षेत्र हैं AW क्षेत्र यानी AW जलवायु प्रदेश। उसके बाद ऊपर चलते हैं तो सेकंड नंबर पे आता है, पहले नंबर पे नीचे ही नीचे AW वाला आ गया, दूसरे नंबर पे CAW जलवायु प्रदेश, ठीक है। तीसरे नंबर पे आएगा अर्ध शुष्क वाला BSH जलवायु प्रदेश, और चौथे नंबर पे आएगा BWH जलवायु प्रदेश। ये वाला क्षेत्र जहाँ की सबसे कम वर्षा होती है, सबसे ज्यादा सूखा जो प्रदेश है राजस्थान का, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं थोड़ा विस्तार से। अगर सबसे नीचे वाले प्रदेश की बात करें AW जलवायु प्रदेश, ये हो गया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। यही कोपेन ने भी लिया था, कोपेन ने भी AW का नाम दिया था उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो सेम त्रिवार्था ने भी जो AW क्षेत्र है वो कोपेन वाला क्षेत्र माना है। अगर विस्तार की बात करें तो दक्षिणी भाग में यानी राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है और जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है वही हमने देख लिया हाड़ौती वाला भाग, और दक्षिण पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है
यहाँ पे इस जलवायु प्रदेश का विस्तार है। औसत वर्षा हमने देखी थी 100 सेंटीमीटर लिए त्रिवार्था ने यहाँ पे। दूसरा वाला यानी BSH, यहाँ पे अल्फाबेट के हिसाब से हम चल रहे हैं। अगर दूसरा जलवायु प्रदेश की बात करें जो कि BSH, अब देखो यहाँ पे S आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे अर्ध शुष्क क्षेत्र की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अर्ध शुष्क क्षेत्र की। तो यहाँ पे उष्ण और अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश इसको त्रिवार्था ने नाम दिया है। यहाँ पे क्या रहता है? सर्वाधिक तापमान, और ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है वो त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। कौन सा वाला? BSH, यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है। विस्तार की अगर बात करें तो मध्य, पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र में, लगभग राजस्थान का जो ज्यादा क्षेत्र है वो इसी वाले जलवायु प्रदेश में कवर होता है। यानी कि मध्य राजस्थान हम बोल सकते हैं, पश्चिमी राजस्थान, एकदम जो पश्चिमी राजस्थान है वो वाला तो बिल्कुल शुष्क वाले क्षेत्र में आ जाएगा, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के थोड़ा जो पूर्व की साइड वाला क्षेत्र है वो आ जाएगा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है। और उत्तरी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं वो भी इसी जलवायु प्रदेश में शामिल है। औसत वर्षा हमने देखी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। तीसरा जलवायु प्रदेश है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, या फिर इसको जो शुष्क जलवायु प्रदेश बोला जाता है, इसका नाम दिया है यहाँ पे त्रिवार्था ने उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। विस्तार कहाँ कहाँ पे? यानी जो कि सबसे ज्यादा सूखा वाला प्रदेश है, जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है, तो वो वाला हो गया जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर में, ये वाले क्षेत्र को इसमें शामिल है। अगर औसत वर्षा देखें तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर औसत वर्षा हमने इस क्षेत्र में देखा था कि 0 से लेके 20 सेंटीमीटर जो शुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र है, सामान्य वर्गीकरण में हमने देखा था ना 0 से लेके 20 सेंटीमीटर यहाँ पे औसत वर्षा रहती है, तो इसका औसत ले लिया त्रिवार्था ने 10 सेंटीमीटर, इसको आधार मान के इसका वर्गीकरण किया है। चौथा वाला आता है CAW क्षेत्र, यानी पूर्वी मैदान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे उष्ण आर्द्र क्षेत्र इसको बताया है, अर्ध उष्ण आर्द्र क्षेत्र। पूर्वी राजस्थान या फिर पूर्वी मैदान वाला जो क्षेत्र है, औसत वर्षा 70 सेंटीमीटर हो गई। तो ये हो गया त्रिवार्था का जो जलवायु वर्गीकरण है। त्रिवार्था ने जो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है वो हमने देख लिया। तो जो त्रिवार्था वाला जलवायु वर्गीकरण है ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इससे एग्जाम में प्रश्न नहीं बनते। प्रश्न बनते हैं कोपेन वाले से और थॉर्नथवेट वाले से। ठीक है, इसने क्या किया, सेम जो कोपेन वाला वर्गीकरण था उसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, बस उसको वर्षा के आधार पे मान लिया। तो अगला हम देखते हैं थॉर्नथवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु का जो वर्गीकरण है उसको देख लेते हैं। अगर व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में बात करें कि सबसे ज्यादा मान्य जो जलवायु वर्गीकरण है वो कौन सा है, तो जो थॉर्नथवेट वाला जलवायु वर्गीकरण है ये सबसे ज्यादा मान्य जलवायु वर्गीकरण माना जाता है व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में। अगर आपसे पूछे कि व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण कौन सा है, तो वो थॉर्नथवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है उसको सर्वाधिक मान्य माना जाता है। ठीक है, इसने भी 4 भागों में वर्गीकृत किया है। किस आधार पे? वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण के आधार पे। किस किस भाग में इसने विभाजित किया है वो हम देख लेते हैं। अगर हम थॉर्नथवेट की बात करें तो इसने भी अलग अलग माने हैं, ए प्रदेश, बी जलवायु प्रदेश, सी, डी और ई जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पे जो इसने ए जलवायु प्रदेश लिया है ये लिया है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। उसके बाद है बी जलवायु प्रदेश, इसको इसने लिया है आर्द्र जलवायु प्रदेश। उसके बाद आता है सी, जिसको इसने लिया है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उसके बाद है डी, जिसको इसने लिया अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और उसके बाद आता है ई, जो कि शुष्क जलवायु प्रदेश हो गए। ठीक है, ये वर्षा के आधार पे हो गए। ए को इसने माना है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, बी इसने लिया है आर्द्र जलवायु प्रदेश, सी इसने लिया है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश और डी को इसने लिया है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश और ई को इसने लिया है शुष्क जलवायु प्रदेश। अब थॉर्नथवेट ने क्या बोला है कि जो ए और बी यानी कि जो आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश हैं ये राजस्थान में नहीं है। तो ये इसने बोला है कि राजस्थान में नहीं है। कौन कौन से?
तो ए और बी प्रकार की जो जलवायु है, थॉर्नथवेट के अनुसार जो ए और बी प्रकार की जलवायु है, यानी कि जो अति आर्द्र और आर्द्र जलवायु है, वो राजस्थान में नहीं है। तो इसने राजस्थान में केवल ये 3 जलवायु मानी है। कौन कौन सी ली है? सी प्रकार की जलवायु, डी प्रकार की जलवायु और ई प्रकार की जलवायु, यानी कि उपाद्र जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु और शुष्क जलवायु। थॉर्नथवेट ने यहाँ पे डी जलवायु को 2 बार लिया है। तो एक तो सी हो गया, सी को इसने 2 बार लिया है, और एक ई हो गया। ठीक है, तीनों के साथ इसने ए डैश लिया है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज्यादा रहती है इसलिए। तो डी के साथ एक बार तो ए डैश ले लेगा, और एक डी के साथ लेगा बी डैश लिया है इसने, और यहाँ पे भी ई के साथ ए डैश हो गया। ठीक है, तो एक तो सी हो गया, डी के 2 भाग लिए, यानी डी को इसने 2 बार माना है। एक बार डी के साथ ए डैश और एक बार डी के साथ बी डैश। एक है ई के साथ ए डैश। तीनों के साथ इसने क्या किया है? डब्लू लगाया, यानी कि विंटर ड्राई माना है इसने यहाँ पे। और जो बिल्कुल सूखा वाला प्रदेश है, यहाँ पे इसने डी लिया है। डी का मतलब हो गया ड्राई प्रदेश। डी का मतलब क्या हो गया? ड्राई, यानी एकदम सूखा वाला जो क्षेत्र है, सूखा वाला जो जलवायु प्रदेश है, उसके लिए इसने यहाँ पे डब्लू की बजाय डी माना है। क्यों? क्योंकि इसने डी से बोला है कि ये बिल्कुल ड्राई प्रदेश है, बिल्कुल सूखा वाला प्रदेश है। तो जो थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक तो हो जाएगा सी, फिर डी 2 बार और ई। सी के साथ ए डैश, डी के साथ ए डैश, डी के साथ एक बार ए डैश आ गया और एक बार बी डैश हो जाएगा, और ए के साथ ई के साथ ए डैश। ठीक है, फिर इसके साथ भी डब्लू, इसके साथ भी डब्लू, यानी कि विंटर ड्राई। इन तीनों प्रदेश में तो इसने माना है कि विंटर ड्राई रहते हैं, यानी जो सर्दियां हैं वो शुष्क रहती हैं। लेकिन जो ये वाला प्रदेश है जहाँ पे कि सबसे कम वर्षा होती है, यहाँ पे इसने लिया है डी, यानी कि बिल्कुल ड्राई। इसको इसने माना है बिल्कुल सूखा वाला प्रदेश। तो ये 4 प्रदेश हो गए। इनको हम राजस्थान का जो मानचित्र है उसमें देख लेते हैं। तो ये हमने देख लिए 4 थॉर्नथवेट के वर्गीकरण है। तो कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सा वर्गीकरण है? अगर CAW प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा वर्षा वाला प्रदेश है। देखो, आर्द्र तक तो इसने लिया ही नहीं था। अति आर्द्र और आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है ये तो इसने राजस्थान में माना ही नहीं। उसके बाद कौन सा बचता है? उपाद्र जलवायु प्रदेश। अब हमें पता है कि उपाद्र राजस्थान में कहाँ हो सकता है? हाड़ौती वाले क्षेत्र में और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में, जहाँ पे कि सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा हाड़ौती वाला दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, ये आ जाएगा CAW क्षेत्र। तो ये कौन सी जलवायु हो गई? CAW प्रकार की यहाँ पे जलवायु हो गई। उसके बाद ये वाला क्षेत्र आता है पूर्वी मैदानी वाला क्षेत्र। तो इससे थोड़ी कम वर्षा, तो इससे थोड़ी कम वर्षा कौन से वाले भाग में होगी? अगर इस क्षेत्र की अगर हम पहले बात करें तो ये हमें पता है पश्चिमी मरुस्थल है। तो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है जो कि राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो जो कोपेन ने डी माना है, यानी जिसको ड्राई प्रदेश माना है, ये वाला कौन सा होगा? ये वाला प्रदेश होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है। तो ई, ए डैश और डी जो प्रदेश हो जाएगा जलवायु प्रदेश, ये वाला प्रदेश हो गया पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र। उसके बाद अगर इन दोनों की बात करें, जो बीच वाले मरुस्थल के बच गए, अगर इनकी बात करें तो इनमें से ज्यादा वर्षा कौन से वाले क्षेत्र में होती है? जो हाड़ौती के पास वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे क्या होती है? इससे कम वर्षा होती है। तो इसको क्या नाम दिया है? इसको, इन दोनों को इसने डी से नाम दिया है। किससे दिया है? दोनों को डी से दिया है। अब डी के साथ इसने एक बार तो लिया है ए डैश और एक बार इसने लिया है बी डैश। तो ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा थोड़ी ज्यादा होती है, इसको इसने लिया है ए डैश, और इसको जहाँ पे थोड़ी कम वर्षा होती है इसको लिया है इसने बी डैश प्रदेश। और दोनों के साथ क्या है? डब्लू, यानी कि विंटर ड्राई। तो ये हो गए थॉर्नथवेट के अनुसार राजस्थान के जो जलवायु के जो 4 जलवायु वर्गीकरण हो गए। ठीक है, इन 4 भागों में थॉर्नथवेट ने राजस्थान की जलवायु को वर्गीकृत किया। इसको हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। तो हमने पहला वाला क्षेत्र देखा था जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, यानी कि जो उपाद्र जलवायु वाला प्रदेश है, जो हाड़ौती वाला क्षेत्र था,
इसको नाम दिया है उप आर्द्र तुल्य जलवायु प्रदेश। तो जो CAW क्षेत्र है ये वाला क्या हो गया, उप आर्द्र तुल्य जलवायु प्रदेश। कहाँ पे है, वागड़ क्षेत्र। वागड़ हमने कई बार देखा है। दक्षिण वाले जो जिले हैं बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के पास वाला डूंगरपुर और प्रतापगढ़, तो ये 3 जिले आ जाएंगे वागड़ में। तो ये वाले किस में शामिल हो गए, उपाद्र तुल्य जलवायु प्रदेश में। और हाड़ौती वाला क्षेत्र, हाड़ौती में 4 जिले आ जाएंगे, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, और एक आ जाएगा माउंट आबू जो कि सिरोही में स्थित है। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं ये हो गए उपाद्र तुल्य जलवायु प्रदेश थॉर्नथवेट के अनुसार। अगर दूसरा देखें, इससे थोड़ी कम वर्षा वाला, ये तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला जलवायु प्रदेश था। अगर इससे थोड़ी कम वर्षा वाला जलवायु प्रदेश देखें, ये हो जाएगा अर्ध शुष्क तुल्य जलवायु प्रदेश CAW। ठीक है, तो हमने मैप में भी देखा है कि जो बीच वाला जलवायु प्रदेश है, वापिस देख लेते हैं, ये वाला जो जलवायु प्रदेश है, ये जो बीच वाला जलवायु प्रदेश है ये वाला, ये थॉर्नथवेट के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। तो ये कौन सा वाला था, DAW, यानी कि अर्ध शुष्क वाला। तो जो DAW जलवायु प्रदेश है यानी कि अर्ध शुष्क तुल्य जो जलवायु प्रदेश है, ये थॉर्नथवेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। तो ये क्या हो गया, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश हो गया। यहाँ पे तापमान अधिक है और वर्षा क्या होती है, कम होती है। अगर इस जलवायु प्रदेश के विस्तार की अगर हम बात करें तो सेम वहीं पे इसका विस्तार है जहाँ पे कोपेन ने जो CWG क्षेत्र वाला जो विस्तार था, CWG प्रकार की जो जलवायु प्रदेश था उसका विस्तार राजस्थान में जहाँ जहाँ था, सेम वहीं पे ये DAW जो क्षेत्र है थॉर्नथवेट का, इसने भी वहीं पे इसका विस्तार माना है। तो कहाँ कहाँ पे है, एक तो हमने देखा था सबसे पहले ABCD, यानी कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो सबसे पहले जो 4 जिले जो शामिल हुए थे ABCD, जिनको कि मत्स्य संघ भी बोला जाता है, तो इस क्षेत्र में इस जलवायु प्रदेश का विस्तार है। तो ABCD से इनको हम याद रख सकते हैं, अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से हो गया धौलपुर जिला। ठीक है, उसके बाद है अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़ और दौसा। इनको भी हमने A, B, C और D से याद किया था। तो A से क्या हो गया, अजमेर, B से यहाँ से भीलवाड़ा और बूंदी, C से चित्तौड़ और D से दौसा हो जाएगा। फिर राजसमंद हो गया सवाई माधोपुर में, सिरोही में, टोंक में, उदयपुर में और जयपुर में। इनको हमने याद किया था RSTU से। R से राजसमंद हो जाएगा, S से सवाई माधोपुर और सिरोही, T से टोंक और U से उदयपुर, और इन सब के साथ में हमारी जो कैपिटल है वो जयपुर, वो भी इस क्षेत्र में शामिल है। तो कोपेन का जो CWG क्षेत्र का विस्तार था वहीं पे थॉर्नथवेट के DAW वाले क्षेत्र का विस्तार है। अगर थॉर्नथवेट के तीसरे जलवायु प्रदेश की बात करें तो वो है DB-W, यानी DAW वाले क्षेत्र से थोड़ी कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो इसको बोला गया है शुष्क और अर्ध शुष्क तुल्य जलवायु प्रदेश। अगर हम शुष्क अर्ध शुष्क तुल्य जलवायु प्रदेश की बात करें, मैप में हमने देख लिया था कि ये वाला जलवायु प्रदेश कहाँ पे है। इसका विस्तार अगर देखें तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ जो राजस्थान के उत्तर वाले जिले हैं उनमें इस जलवायु प्रदेश का विस्तार है। चौथा जलवायु प्रदेश है थॉर्नथवेट के अनुसार शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जिसको इसने बोला है E, A- और D। यहाँ पे हमने D से देखा था, इसने लिया है ड्राई प्रदेश, यानी कि एकदम सूखा प्रदेश, तो इसको बोला है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। विस्तार देखें तो पश्चिमी राजस्थान में होगा, जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर। तो यहाँ पे हमने राजस्थान की जलवायु का जो व्यक्तिगत वर्गीकरण था 3 लोगों के अनुसार हमने देखा है, कोपेन के अनुसार, ट्रिवार्था के अनुसार और थॉर्नथवेट के अनुसार। ये तीनों व्यक्तियों का जो जलवायु वर्गीकरण है वो हमने देख लिया। तीनों ने 4 भागों में विभाजित किया है और लगभग जो सेम क्षेत्र हैं वो इसमें शामिल किए हैं इन्होंने, थोड़ा थोड़ा तीनों में चेंज है, ये आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जो ऋतुएं होती हैं यानी जो मौसमी घटनाएं होती हैं उसके बारे में देखते हैं। अगर राजस्थान में ऋतुओं की बात की जाए तो अपने यहाँ पे 4 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो ग्रीष्म ऋतु होती है, एक शीत ऋतु होती है,
ग्रीष्म ऋतु जो गर्मियों वाली ऋतु है जो कि अभी चल रही है, एक है शीत ऋतु सर्दियों वाली ऋतु, एक है वर्षा ऋतु जिस टाइम पे बारिश होती है, एक है शरद ऋतु जो बिल्कुल सुहावना वाला मौसम आता है, ना तो सर्दी होती है और ना ही गर्मी होती है। तो हमारे यहाँ पे ये 4 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। तो इन ऋतुओं को कैसे बांटा गया है? इनको बांटा गया है मॉनसून के आधार पे। अगर हम जलवायु की बात करें तो जलवायु को 2 मॉनसून में बांटा गया है। एक तो हो गया उत्तर पूर्व का मॉनसून जो कि भारत में उत्तर और पूर्व दिशा से आने वाला मॉनसून है, उसके आधार पे हमारे यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है और शीत ऋतु होती है। और एक है दक्षिण पश्चिम मॉनसून जो कि अरब सागर की तरफ से आता है, तो उसके आधार पे हमारे यहाँ होती है एक तो वर्षा ऋतु और एक होती है शरद ऋतु। अगर इनकी अवधि की बात करें तो जो ग्रीष्म ऋतु है ये रहती है मार्च से लेके मध्य जून तक, ठीक है। उसके बाद आ जाती है वर्षा ऋतु, मध्य जून से लेके लगभग जून के मध्य में अपने यहाँ पे मॉनसून आ जाता है। तो मध्य जून से लेके सितंबर तक जो वर्षा ऋतु यानी जो मॉनसून वाला टाइम रहता है वो चलता है। उसके बाद आती है शरद ऋतु, अक्टूबर से लेके नवंबर तक, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है शीत ऋतु यानी जो सर्दियों वाली ऋतु है वो दिसंबर से लेके फरवरी, वापिस फरवरी के बाद मार्च से मध्य जून ग्रीष्म ऋतु। तो पूरे साल के अंदर ये 4 ऋतुएं हैं जो आती हैं, ठीक है। तो एक एक को हम डिटेल से पढ़ते हैं, एक एक को हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की, अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, उसमें कुछ प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं। तो वो घटनाएं कौन कौन सी होती हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे चलती है ग्रीष्म ऋतु में लू। आप सब लोग जानते हैं लू क्या होती है, लेकिन अगर आपसे लू की परिभाषा पूछ ली जाए तो लू क्या है? लू है ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं। एक तो कौन सी हवाएं हैं? गर्म और शुष्क हवाएं। हम सब लोग लू से तो परिचित हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लू क्या है तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान गर्म और शुष्क हवाएं जो चलती हैं वो क्या कहलाती हैं? लू कहलाती हैं। अब ये हवाएं कैसी हैं? गर्म भी है और सूखी भी हैं। इन हवाओं में नमी नहीं है, गर्म है साथ में ये सूखी हैं, इनमें नमी नहीं है। तो बताओ ये तापमान को कम करेंगी या फिर ज्यादा करेंगी? ये तापमान को बढ़ाएंगी या घटाएंगी? जब ये गर्म भी है और शुष्क भी हैं, इनमें नमी की मात्रा नहीं है, तो ये क्या करेंगी? तापमान को बढ़ाएंगी, क्योंकि इन हवाओं में क्या है? गर्मी ज्यादा है, तो ये तापमान को बढ़ाएंगे। तो अगर लू की घटना की बात की जाए तो लू की घटना हमेशा तापमान को बढ़ाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा लू कहाँ पे चलती है? बाड़मेर में, बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में। उसके बाद दूसरी घटना अगर देखें तो आंधी चलती है अपने यहाँ पे, ठीक है। आंधी से भी सभी लोग परिचित हैं। तो आंधी क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु में जो धूल भरी और जो आर्द्र हवाएं चलती हैं वो आंधी कहलाती है। अब देखो आंधी में और लू में क्या फर्क है? लू के अंदर हमने देखा है कि गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं, गर्म और शुष्क हवाएं ये चलती है लू में। अब गर्म है और हवा शुष्क भी है, यानी ये क्या कर रही है? तापमान को बढ़ा रही है। अगर आंधी की बात की जाए तो जो आंधी है उसमें एक तो धूल भरी हवाएं चलती हैं, यानी अपने साथ धूल मिट्टी लेके आने वाली हवाएं चलती हैं, और साथ में ये हवाएं कैसी होती हैं? आर्द्र हवाएं होती हैं, यानी कि इन हवाओं में नमी होती है। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो धूल भरी और आर्द्र हवाएं चलती हैं वो क्या कहलाती है? आंधी कहलाती है। अब बताओ आंधी की जो घटना है ये तापमान को बढ़ाती है या फिर कम करती है? तो यहाँ पे क्या हो रही है? हवा के अंदर आर्द्र है, आर्द्रता है, यानी कि नमी है। जब हवा के अंदर नमी है तो वो तापमान को कम करती है। तो आंधी की जो परिस्थिति है ये हमेशा क्या करती है? तापमान को कम करती है। ये क्या करती है? तापमान को कम करती है। क्यों कम करती है? क्योंकि आंधी की जो हवाएं चलती हैं उसमें क्या होती है? नमी की मात्रा होती है, ठीक है। इसलिए ये क्या करती है? तापमान को कम करती है। देखो लू का और जो आंधी का कंसेप्ट है बिल्कुल प्रैक्टिकली समझ लो। लू में क्या है? गर्म और शुष्क हवाएं हैं। अब वो हवाएं शुष्क हैं, उनमें नमी की मात्रा नहीं है, तो वो क्या करती हैं? तापमान को बढ़ाती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ग्रीष्म ऋतु की कौन सी घटनाएं जो तापमान को बढ़ाती है तथा ग्रीष्म ऋतु की कौन सी घटनाएं जो कि तापमान को कम करती है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ग्रीष्म ऋतु की कौन सी घटना है
जो तापमान को बढ़ाती है, तो वो क्या है? लू। क्यों बढ़ाती है? क्योंकि लू के अंदर क्या होती है? गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं। और ग्रीष्म ऋतु की वो घटना जो तापमान को कम करती है वो हो जाएगी आंधी। आंधी कम क्यों करती है? क्योंकि आंधी के अंदर जो हवाएं होती हैं, एक तो धूल भरी होती हैं, साथ ही में इनमें क्या होती है? नमी होती है, यानी कि आर्द्रता की मात्रा होती है, इसलिए ये तापमान को कम करती हैं। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगर सबसे ज्यादा आंधी की बात की जाए तो ये चलती हैं सबसे ज्यादा गंगानगर वाले क्षेत्र में, यानी उत्तरी राजस्थान वाले क्षेत्र में। ग्रीष्म ऋतु की जो अगली घटना है वो है भभूल्या, या फिर इसको हम देसी भाषा में बोलते हैं भुमुड़िया। हमारी साइड में इसको भुमुड़िया बोलते हैं, जिससे कि हमें बचपन में डराया जाता था कि इसके अंदर भूत होता है। ठीक है, तो आपकी साइड में भी इसके अलग अलग नाम होंगे, आप लोग भी बताना आपकी साइड में इसको क्या बोलते हैं। तो भभूल्या क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में जो धूल भरी और जो चक्रवाती हवाएं चलती हैं, ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो धूल भरी और जो चक्रवाती हवाएं होती हैं, देखो इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर चक्रवाती हवाएं होती हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे कि भमूलिया कैसे बनता है? एक जगह से उठता है ऐसे और ऐसे उठता जाता है, ये हमने खूब देखे हैं गांव में। एक जगह से उठता है और ऐसे ऊपर बनता हुआ जाता है, फिर ये आगे की तरफ चलता हुआ जाता है। तो इस प्रकार से जो बनता है वो क्या होता है? भभूल्या। ये इस प्रकार से कैसे बनता है? क्योंकि ये क्या है? चक्रवाती हवाओं से बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भभूल्या क्या है, तो ग्रीष्म ऋतु में जो धूल भरी और चक्रवाती हवाएं चलती हैं वो क्या कहलाती हैं? भभूल्या कहलाती हैं। और जो सबसे ज्यादा भमूड़िया आते हैं वो कहाँ पे आते हैं? बीकानेर में आते हैं। ठीक है, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। अगर आपसे पूछे कि ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को बढ़ाती है, अभी हमने देखा था, तो वो क्या थी? लू है, जो कि तापमान को बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है? क्योंकि इसके अंदर गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो तापमान को कम करती है, तो वो क्या थी? आंधी। क्यों कम करती है? क्योंकि इसके अंदर चलने वाली जो हवाएं होती हैं उनमें आर्द्रता या फिर नमी की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में अगर सर्वाधिक गर्म जिले की बात की जाए, तो अगर आपसे गर्म जिला पूछा जाए तो वो तो होगा चूरू जिला। और अगर आपसे गर्म स्थान पूछा जाए कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में सर्वाधिक जो गर्म स्थान है वो कौन सा है, तो वो होगा जोधपुर में एक जगह पड़ती है, जोधपुर जिले में एक जगह है, क्या है? फलोदी। तो ये है सबसे ज्यादा गर्म स्थान। अगर गर्म स्थान पूछे तब तो क्या होगा? फलोदी होगा। अगर गर्म जिला पूछे तब क्या होगा? चूरू जिला होगा। अगला है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा जिला। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? सर्वाधिक ठंडा जिला पूछ रहा है। अगर सर्वाधिक ठंडा जिला पूछा जाए तो वो क्या होगा? सिरोही होगा। सिरोही में माउंट आबू स्थित होने के कारण सिरोही जो है वो सर्वाधिक ठंडा जिला है। क्यों है? ये हमने पहले देखा था, क्योंकि ये ऊंचाई पे स्थित है और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है, तो ऊंचाई पे स्थित होने के कारण ये क्या है? ठंडा जिला है। अगर सर्वाधिक ठंडे स्थान की बात की जाए, अगर आपसे सर्वाधिक ठंडा स्थान पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? सिरोही के अंदर ही है माउंट आबू, तो माउंट आबू हो जाएगा सर्वाधिक ठंडा स्थान। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर जिला कौन सा है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो दैनिक तापांतर जिला है, यानी एक दिन के अंदर तापमान में जो अंतर है वो सर्वाधिक रहता है, अगर वैसा जिला आपसे पूछा जाए तो वो होगा जैसलमेर जिला। ये क्या हो जाएगा? जैसलमेर जिला। और अगर वार्षिक तापांतर पूछा जाए कि पूरे साल भर के तापमान में जो अंतर है वो सर्वाधिक कहाँ पे आता है, तो वो आता है चूरू जिले में। यहाँ पे तापांतर का क्या मतलब हुआ कि एक दिन के अंदर, अगर हम दैनिक तापांतर देख रहे हैं तो एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा तापमान और सबसे कम तापमान का जो अंतर है, यानी कि उस दिन का सबसे ज्यादा तापमान क्या रहा है और सबसे कम तापमान कौन सा रहा है, वो जो अंतर ज्यादा आ रहा है तो वो उसका मतलब क्या हो गया कि दैनिक तापांतर यहाँ पे ज्यादा है। अगर वार्षिक तापांतर की बात की जाए तो पूरे साल भर के अंदर सबसे ज्यादा तापमान और जो सबसे पूरे साल भर में सबसे ज्यादा तापमान और सबसे कम तापमान में जो अंतर है वो कहलाएगा वार्षिक तापांतर। ठीक है,
तो दैनिक तापांतर अगर पूछा जाए तो जैसलमेर है। देखो कैसे ध्यान रखोगे, यहाँ पे जैसलमेर में जो जय है उसके ऊपर भी 2 मात्रा आती हैं और दैनिक के अंदर दै के ऊपर भी 2 मात्रा आती हैं। ऐसे याद रख सकते हो। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे इनसे भी आप याद रख सकते हैं। तो दैनिक तापांतर जैसलमेर का हो जाएगा और अगर वार्षिक तापांतर की बात करें तो वो होगा चूरू जिले का। तो ये हमने ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ लिया कि ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बनते हैं, तो ये हमने देख लिया। बाकी हमारी बचती हैं शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, जिनको हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही देखते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।